Hello everyone, welcome back to Nursing Ignite, where preparation meets your confidence. On your high demand, today we are here with RRB PYQ series. जैसा कि आप सबको पता है, आरआरबी ने ऑफिशियल एग्जाम डेट अनाउंस कर दी है। जिन्होंने भी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई करा है, उनका वेट ओवर हो गया है एंड एग्जाम डेट इज 10, 11, 12 मार्च। तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, के लिए आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। कोई भी एग्जाम क्रैक करने के लिए हम बोल सकते हैं दो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। सबसे फर्स्ट कि उस एग्जाम पैटर्न को एनालिसिस करो कि एग्जाम पैटर्न क्या है, ठीक है। एंड सेकेंड वो एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज क्वेश्चन को समझो कि किस टाइप के क्वेश्चन वो पूछ रहा है। जैसे कि हम नॉर्सेट ले ली, नॉर्सेट इज मोर टूवर्ड सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, रीजनिंग क्वेश्चन। एंड आरआरबी के जो क्वेश्चन है वो स्मॉल रहेंगे, लेंदी नहीं रहेंगे, बट स्मॉल पर उसके साथ साथ ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। तो आरआरबी के क्वेश्चन समझने के लिए हम पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे आप जितने भी आरआरबी ने जो क्वेश्चन पूछे हैं लास्ट प्रीवियस ईयर में, उनसे आप फैमिलियर हो जाए एंड जब आप एग्जाम देने जाएं यू विल नॉट फाइंड एनी क्वेश्चन न्यू। जो भी क्वेश्चन हम हमारी क्लास में डिस्कस करेंगे, आई एम श्योर कि डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा है क्वेश्चन से या उस चीज को हमने क्वेश्चन में डिस्कस करी है, यू विल फाइंड इट देयर। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस आरआरबी से रिलेटेड। उससे पहले एक मोटिवेशन, if you believe in yourself anything is possible, so just stay positive, believe in yourself, believe in your preparation. You are working hard, you are working hard for your goal, for your dream. I know जितने भी नर्सिंग एस्पिरेंट हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ चीज़ रह जा रही है कई लोगों की, जिससे उन्हें सक्सेस नहीं मिल पा रही है। तो आपको अपने ऊपर बिलीव करना है, डीमोटिवेटेड फील नहीं होना है, एंड जस्ट बिलीव। यू हैव टू रिवाइज योर क्वेश्चंस एंड योर थ्योरी, you will definitely get the success. Just find out where you are doing a mistake. अपनी mistake को identify करो and you will definitely get the success. So be confident, stay positive, and let's start with full of motivation and confidence our questions. So read the first question given below. Which of the following nursing intervention is incorrect when using Z-track method of injection? क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग इंटरवेंशन इनकरेक्ट। आई ऑलवेज टेल यू, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यदि बड़ा क्वेश्चन आ रहा है, आप कई लोग मुझे कंप्लेन करते हैं कि मैम क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं, तब तक भूल जाते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा था। सो ऑलवेज मार्क जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्वेश्चन में, उसको मार्क कर लो। जैसे कि हम इसमें क्या है, नर्सिंग इंटरवेंशन इनकरेक्ट पूछ रहा है रिगार्डिंग Z-track मेथड ऑफ इंजेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन। तो क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग इंटरवेंशन इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट क्या होगा, रिगार्डिंग Z-track मेथड। तो Z-track मेथड जैसा कि आप सबको पता है, जो हम IM इंजेक्शन देते हैं उसमें हम यूज करते हैं Z-track मेथड फॉर IM इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन। जो भी इरिटेटिंग ड्रग्स होते हैं जिनको हम डीप मसल में देना होता है, उसको हम Z-track टेक्निक से यूज करते हैं, डिलीवर करते हैं। सो ऑप्शन क्या है, इसमें पूछा है इनकरेक्ट रिगार्डिंग Z-track। ऑप्शन फर्स्ट इज प्रिपेयर द इंजेक्शन साइट विथ अल्कोहल। इंजेक्शन साइट को हम अल्कोहल से प्रिपेयर करेंगे। एस्पिरेट द प्लंजर फॉर ब्लड बिफोर इंजेक्शन। प्लंजर को हमें एस्पिरेट करना है, ब्लड को चेक करना है क्या बिफोर गिविंग इंजेक्शन। यूज 1 इंच लॉन्ग निडल। 1 इंच लॉन्ग निडल का हम यूज करेंगे टू डिलीवर IM इंजेक्शन। ओके, आफ्टर इंजेक्टेड द मेडिसिन रब द इंजेक्शन साइट विग्रेसली। जैसे आपने इंजेक्ट कर दिया मेडिसिन, जो आपकी साइट इंजेक्शन साइट, उसको विग्रेसली रब करेंगे। क्या क्या चीज होगी और क्या चीज नहीं होगी, वी हैव टू फाइंड द इनकरेक्ट। ओके, तो देखो हम बात करते हैं Z-track मेथड ऑफ इंजेक्शन। जैसा कि आपको ये डायग्राम में दिख रहा है, इसमें हम क्या, हमेशा IM जो हमारा इंजेक्शन साइट होता है उसका डिग्री ऑफ
एंगल कितना होता है 90 डिग्री। हम 90 डिग्री पे मतलब स्ट्रेट परपेंडिकुलर हम एडमिनिस्टर करते हैं, पर हमें बनाना है जेड ट्रैक। तो जेड ट्रैक बनाने के लिए हम क्या करते हैं, स्किन को पिंच करते हैं, स्किन को थोड़ा स्ट्रेच करते हैं। उससे क्या होता है कि जैसे ही हम निडल इंसर्ट करेंगे स्किन स्ट्रेच होगी तो ये फॉर्म बनाएगी लाइक अ जेड। ओके, तो इसको हम बोलते हैं जेड ट्रैक टेक्निक। दिस इमेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज ऑल्सो हैव बीन आस्क्ड इन नॉर्थ सेट। सो आपको इमेज से भी पता होना चाहिए कि ये हमारा कौन सा है, जेड ट्रैक मेथड ऑफ आईएम इंजेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये तो हो गया हमारा जेड ट्रैक। अब जेड ट्रैक इंजेक्शन जब भी आपको लगाना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, साइड को प्रिपेयर करोगे, क्लीन करोगे अल्कोहल स्वैप से। तो अल्कोहल स्वैप से हमें क्लीन करना है, लेकिन उसको फुल्ली ड्राई होने देना है, देन वी विल इंजेक्ट द निडल। अदरवाइज जो अल्कोहल है वो स्किन के साथ स्किन में एंटर होके इरिटेशन कॉज करेगा। सो अल्कोहल हम यूज करेंगे फॉर क्लीनिंग द साइट, ठीक है। एस्पिरेट द प्लंजर फॉर ब्लड बिफोर इंजेक्शन। यस, आईएम इंजेक्शन में हमें मसल में इंजेक्शन डिलीवर करना है, नॉट इन द ब्लड वेसल। तो हमेशा हम क्या करते हैं, बिफोर इंजेक्टिंग वी एस्पिरेट एंड चेक इफ देयर इज ब्लड और देयर इज एयर। यदि ब्लड आ रहा है तो हमें कभी भी इंजेक्शन एडमिनिस्टर नहीं करना है, क्योंकि आईएम मीन्स इनटू द मसल वी हैव टू डिलीवर। ओके, तो बिल्कुल हम फॉर द सेफ्टी चेक कि हमें ब्लड वेसल्स में ना चला जाए इंजेक्शन, उसको हम एस्पिरेट करते हैं ब्लड का। अच्छा ये बताओ, यदि आपने डिलीवर कर दिया, यदि ब्लड आपने एस्पिरेट करके देखा और ब्लड आ रहा था एंड यू हैव डिलीवर, तो उससे क्या हो सकता है, जो आपका आईएम इंजेक्शन है, ठीक है, उसका जो एक्शन टाइम होता है वो लेट होता है, क्योंकि मसल से धीरे धीरे एब्जॉर्ब होगा, देन वो एक्ट करेगा। और वेन में डायरेक्टली आपने डिलीवर कर दिया है, मींस इनटू द ब्लड वेसल डायरेक्टली सर्कुलेशन में जाएगा, तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट होगा। तो जो इफेक्ट धीरे धीरे आना था, अब वो डायरेक्टली पूरा जो आपका मेडिसिन है ब्लड सप्लाई में अवेलेबल हो गया है एंड रैपिड इफेक्ट करेगा। सो इट इज वेरी फैटल, बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है। सो कभी भी हमें ब्लड वेसल्स में आईएम जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है रूट था उसको नहीं करना है, हमेशा क्या करना है, एस्पिरेट करके चेक करना है। यूज 1 इंच लॉन्ग निडल। यस, हम 1 इंच लॉन्ग निडल यूज करते हैं जिससे डीप हम मसल तक दे सके। आफ्टर इंजेक्टेड द मेडिसिन रब द इंजेक्शन साइट। ओके, विग्रसली नहीं, हम यदि इंजेक्शन मेडिसिन डिलीवर कर दिए रब करेंगे, बट स्लाइटली। विग्रसली यदि आप रब करोगे, हम जेड ट्रिक मेथड से कौन सी मेडिसिन दे रहे थे जो कि क्या थी, इरिटेंट थी, इरिटेशन कॉज कर रही थी स्किन में, ठीक है, जो कि क्या कर रही थी, स्टेनिंग, जैसा कि हमारा जो स्किन है उसके कलर को चेंज कर रही थी। तो ये सारी चीजों के कारण हम जेड ट्रैक दे रहे थे। यदि हमने आफ्टर डिलीवरिंग द इंजेक्शन उसको विग्रसली स्किन को रब करा, हमारा मेन मोटिव था कि हम किस में दें, मसल में। यदि हम रब करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, जो मेडिसिन है मसल से डिस्पर्स हो जाएगी इनटू द सबक्यूटेनियस टिश्यू एंड इट विल कॉज इरिटेशन, इरिटेशन कॉज करेगी, ठीक है। इरिटेशन के साथ साथ जो उसकी इफेक्टिवनेस थी मेडिसिन की वो भी रिड्यूस हो जाएगी। हेमेटोमा और ब्रूजिंग भी कॉज कर सकता है क्योंकि आप विगरसली रब कर रहे हो। तो कभी भी आफ्टर गिविंग आईएम इंजेक्शन विगरसली रब नहीं करना है, ओनली स्लाइटली आपको टैप करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा था विच इज इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट क्या होगा, वी डोंट हैव टू रब विगरसली। सो व्हाट, ऑप्शन 4 इज राइट। ओके, बाकी तीनों सही है। हमेशा अल्कोहल से क्लीन करेंगे बट उसको ड्राई होने देंगे। एस्पिरेट करना है बिफोर डिलीवरिंग द इंजेक्शन। 1 इंच लॉन्ग निडल यूज करेंगे क्योंकि हमें डिलीवर करना है इनटू द मसल, बट मेडिसिन इंजेक्ट करने के बाद विगरसली रब नहीं करेंगे। ओके, क्लियर है? करेक्ट आंसर इज 4। ओके, so let's move toward the second question. Read the second question properly. Minimum scrubbing time for surgical hand washing. think ये तो आप सबको पता होगा। सॉरी, मिनिमम स्क्रबिंग टाइम। स्क्रबिंग मीन्स हैंड वॉश यदि आप कर रहे हो तो कितने मिनट तक आप स्क्रब करोगे। सो हेयर दे आर आस्किंग इन सर्जिकल हैंड वॉशिंग 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट। देखो हैंड वॉशिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड हैंड वॉशिंग के जो टाइम है
इसके रिगार्डिंग आपको वन क्वेश्चन रिगार्डिंग द टाइम, मूवमेंट और जो है आपके हैंड वॉशिंग जो है बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन नर्सिंग। नर्सिंग में आप कोई भी प्रोसीजर करने जा रहे हो, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज हैंड वॉशिंग एंड हैंड हाइजीन। यदि आपसे क्वेश्चन पूछता है द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग टू प्रिवेंट द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन इज हैंड वॉशिंग। ठीक है, तो हैंड वॉशिंग इज वेरी वेरी गोल्डन टॉपिक, जिससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे हर एग्जाम में, क्योंकि हर प्रोसीजर, हर नर्सिंग प्रोसीजर का एक बेसिस ही होता है हमारी हैंड वॉशिंग। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है सर्जिकल हैंड वॉशिंग का क्या टाइमिंग होना चाहिए। तो एक होता है, जैसा कि आपको पता है, एक होता है मेडिकल हैंड वॉशिंग, एक होता है सर्जिकल। ओके, मेडिकल जो कि हम बिफोर एंड आफ्टर एवरी प्रोसीजर जो करते हैं हम डेली, उसको हम बोलते हैं मेडिकल हैंड वॉशिंग। मेडिकल हैंड वॉशिंग का टाइम होता है 1 मिनट, बोल सकते हैं आप इसको 1 मिनट और 60 सेकेंड। और सर्जिकल हैंड वॉशिंग का टाइम होता है 3 to 5 मिनट, सो मोर बेटर विल बी 5 मिनट। सर्जिकल हैंड वॉशिंग का टाइम यदि हम देखें तो 5 मिनट विल बी अवर एक्यूरेट आंसर। ठीक है, अब इसमें एक होता है हैंड रब का टाइम आपका, जो कि आप अल्कोहल जो सैनिटाइजर होते हैं, अल्कोहल बेस्ड जो हैंड रब होते हैं, उनसे आप कितना क्लीन करेंगे। सो स्टेप जो होंगी वो आपकी हैंड वॉशिंग की सेम होंगी, बट यहाँ टाइम ड्यूरेशन क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएंगी, दैट इज 30 सेकेंड। ठीक है, सो मेडिकल हैंड वॉशिंग का आपका टाइम होगा 1 मिनट, सर्जिकल का होगा 3 to 5 मिनट, उसमें से भी बेटर वन इज द 5 मिनट, एंड हैंड रब इज फॉर 30 सेकेंड। ठीक है, क्लियर है? सो आई होप our correct answer will be answer 4, 5 minute. Move toward the next. A client with hemophilia has a nosebleed. Which nursing action is most appropriate to control the bleeding? देखो क्या केस है आपके पास, अ क्लाइंट जिसको क्या है, हीमोफीलिया, उसको हो रहा है नोज ब्लीडिंग। विच नर्सिंग एक्शन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, तो आपसे नर्सिंग एक्शन पूछ रहे हैं जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है किसके लिए, फॉर कंट्रोलिंग द ब्लीडिंग। सो रीड द ऑप्शन। प्लेस द क्लाइंट इन सिटिंग पोजीशन, सिटिंग पोजीशन में उसको बिठा देंगे विथ हेड हाइपर एक्सटेंडेड, डाउन फॉरवर्ड फ्लेक्शन ऑफ नेक, डाउन फॉरवर्ड उसको बोलेंगे आगे को लीन फॉरवर्ड हो और फ्लेक्शन करें नेक का। पैक कर देंगे हम टाइटली विद द गॉज टू अप्लाई प्रेशर टू द सोर्स ऑफ ब्लीडिंग। नोज में जहां से ब्लीडिंग हो रही है हमने उसको पैक कर दिया गॉज से, ऐसा करेंगे क्या। पिंच द सॉफ्ट लोअर पार्ट ऑफ द नोज फॉर 5 मिनट, मिनिमम 5 मिनट तक जो लोअर सॉफ्ट पार्ट है उसको पिंच करके रखेंगे, या अप्लाई करेंगे आइस पैक फॉर द फोरहेड एंड बैक ऑफ द नेक। तो क्या होगा वह करेक्ट आंसर। देखो क्लाइंट हीमोफीलिया वाला है, हीमोफीलिया क्या होता है हमारा, हीमोफीलिया इज अ ब्लीडिंग डिसऑर्डर, ब्लीडिंग डिसऑर्डर बट कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर। है तो हमारा क्या, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, एक इनहेरिटेंट डिसीज है हीमोफीलिया। इसमें दो आपने कॉमनली सुने होंगे, हीमोफीलिया ए एंड बी। तो ये इसमें क्या होता है, जो हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं उनकी डेफिशिएंसी होती है। क्लॉटिंग फैक्टर नहीं रहेंगे तो ब्लड को क्लॉट नहीं कर पाएंगे। यदि थोड़ा सा भी ब्रूज होगा या थोड़ी सी भी कुछ इंजरी होगी तो ब्लीडिंग नहीं रुकेगी। तो ये है तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर, पर क्यों हो रहा है, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर। इसमें मोस्ट कॉमनली आपका 8 जो आपका क्लॉटिंग फैक्टर है उस की डेफिशिएंसी होती है, या 9। यदि 8 डेफिशिएंट है तो हीमोफीलिया ए होगा, एंड 9 क्लॉटिंग फैक्टर डेफिशिएंट है तो हीमोफीलिया बी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हीमोफीलिया है मोस्ट रिस्क ऑफ ब्लीडिंग, इसलिए हीमोफीलिया वाले पेशेंट में नोज ब्लीड हो रहा है। अब आप उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको स्टॉप करने के लिए क्या रिकमेंड करोगे। ठीक है, प्लेस द क्लाइंट इन, अब आपने नोज ब्लीडिंग का मैनेजमेंट भी पढ़ा होगा, क्लासिकल कंडीशन है नोज ब्लीडिंग। नोज ब्लीडिंग में क्या होता है, यदि नोज ब्लीड कर रही है तो क्या करेंगे आप, लीन फॉरवर्ड होने बोलते हैं हम पेशेंट को। ठीक है, चलो देखते हैं।
प्लेस द क्लाइंट इन सिटिंग पोजीशन विथ हेड हाइपर एक्सटेंडेड। सिटिंग पोजीशन में तो बिठा दिया जिससे वो रिलैक्स हो जाएगा। विथ हेड हाइपर एक्सटेंडेड हेड करोगे तो अगेन वो क्या कर सकता है, ब्लड सॉलो कर सकता है, एस्पिरेट कर सकता है एंड ही विल फील लाइक नॉजिएटेड। तो हाइपर एक्सटेंड सिटिंग पोजीशन हम दे सकते हैं बट हेड को हाइपर एक्सटेंड नहीं करेंगे। ठीक है, ये तो हमारा गलत हुआ। डाउन फॉरवर्ड फ्लेक्शन ऑफ नेक एंड पैक द नियर्स टाइटली विथ गॉज टू अप्लाई प्रेशर ऑन द सोर्स ऑफ ब्लीडिंग। हम उसको क्या बोलेंगे, डाउन फॉरवर्ड हो, फ्लैग करे नेक को, ओके फ्लेक्शन इज गुड। पैक कर देंगे हम जो नियर्स हैं उनको गॉज से टाइटली, जिससे जहां से ब्लीडिंग हो रही है उस पर प्रेशर लगे वो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए। ऐसा करोगे क्या? देखते हैं, कर सकते हैं ऐसा हम। पिंच द सॉफ्ट लोअर पार्ट ऑफ द नोज फॉर मिनिमम 5 मिनट। 5 मिनट तक जो आपका लोअर कॉर्नर है, लोअर पार्ट नोज का, उसको पिंच करेंगे जिससे ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए। अप्लाई आइस टू द फोरहेड एंड बैक ऑफ द नेक। देखो आइस पैक फोरहेड में लगाने से ब्लीडिंग स्टॉप तो नहीं होगी, बैक में जो स्ट्रेन वगैरह होगा, यदि पेन होगा, नेक पेन वगैरह, वो रिलीव हो सकता है। तो आइस पैक से नोज ब्लीडिंग तो आपकी ठीक नहीं होगी। हाँ, आप नोज में यदि ब्लीड स्टॉप नहीं हो रही है तो एट लास्ट आप यूज कर सकते हो। हमारा सबसे इम्पोर्टेंट, यदि नोज ब्लीडिंग का केस आता है तो हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं लीन फॉरवर्ड, आगे को सिट एंड लीन फॉरवर्ड। आगे को क्या होना है, फॉरवर्ड लीन होना है, जिससे क्या होगा, जो नोज ब्लीड हो रही थी वो सॉलो नहीं कर पाएंगी, एस्पिरेट नहीं होगा, नोजिया फील नहीं होगा, जो भी ब्लीडिंग है वो नीचे हो जाएगा। उसके साथ साथ हम क्या बोलते हैं, पिंच द नोज। पिंच करने से क्या होगा, आपके जो यहाँ जो लोअर पार्ट है नोज का, यदि वहां से ब्लीडिंग हो रही है, हम पिंच करके रखोगे फॉर 5 मिनट, 5 to 10 मिनट, तो जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो जाएगी। यदि फिर भी, ठीक है, लीन फॉरवर्ड करना है, आफ्टर दैट पिंच द नोज। उसके बाद भी यदि ब्लीडिंग आपका कोई ये सारी चीज करने से ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रही है तो फिर हम जाते हैं नेजल पैकिंग। पैक करते हैं, ये मेनली हम हॉस्पिटल में करते हैं, नेजल पैक, जिससे ब्लीडिंग को हम स्टॉप कर सकें, और आइस पैक यूज कर सकते हैं। ठीक है, पर ऑप्शन ए में बोल रहा था हाइपर एक्सटेंड, ये तो बिल्कुल नहीं करेंगे हाइपर एक्सटेंड ऑफ नेक। यहाँ पर हम इनिशियली, ऑप्शन बी में देखो, फ्लेक्शन ऑफ नेक तक तो सही है बट इनिशियली हम तुरंत पहले ही टाइटली गॉज से पैक नहीं कर देंगे। यदि हम गॉज से पैक करेंगे बहुत ज्यादा टाइटली और बहुत ज्यादा प्रेशर लगेगा, ये फर्दर इंजर्ड करेगा, जो जो सॉफ्ट टिश्यू है नोज के उसको और इंजर्ड करेगा और ज्यादा प्रेशर लगाएगा। तो तुरंत के तुरंत हम डायरेक्टली ये तो नहीं करेंगे, तो ये ऑप्शन भी गलत। पिंच द सॉफ्ट लोअर पार्ट ऑफ द नोज, यस हम पिंच करके स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, सो अवर करेक्ट आंसर विल बी आंसर थर्ड। ओके, कि हम यदि नोज ब्लीडिंग का सिनेरियो होता है तो आप क्या कर सकते हो, सिट डाउन करने को बोलना है एंड लीन फॉरवर्ड, दिस इज अवर फर्स्ट प्रायोरिटी। सबसे पहले आप उसको बिठाओगे, उसके बाद बोलना है पिंच द सॉफ्ट पार्ट ऑफ द नोज एंड ब्रीथ थ्रू माउथ, माउथ से ब्रीथ करने को बोलना है। तो यहाँ पर सिट डाउन एंड लीन फॉरवर्ड के बाद डायरेक्टली ऑप्शन बी में हमारा क्या आ रहा था कि आप गॉज से पैक कर दोगे। इट इज टू अर्ली टू पैक। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पिंच करके देखेंगे, उसके बाद हम पैकिंग करेंगे, यदि तब भी ब्लीड स्टॉप नहीं हो रहा है तो करेक्ट आंसर विल बी आंसर थर्ड। ठीक है, क्लियर है, चलें आगे। आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट। डिस्पोजेबल टंग डिप्रेशर है क्या, नहीं दिख रहा है क्या? देखो, अब तो दिख गया होगा। डिस्पोजेबल टंग डिप्रेशर है, डिस्पोजेबल SpO2 प्रोब है, डिस्पोजेबल थर्मामीटर है या नन। इमेज देख के आपको पता चल रहा होगा, दिख के यहाँ पर आपको टेम्परेचर दिख रहा है। ठीक है, टेम्परेचर डॉट है और यहाँ पर ये क्या है, टेम्परेचर लिखा हुआ है इन डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये बेसिकली आपका क्या है, डिस्पोजेबल थर्मामीटर। डिस्पोजेबल थर्मामीटर। अब डिस्पोजेबल थर्मामीटर हम किस केस में यूज करते हैं, यदि कोई पेशेंट जो कि इन्फेक्टेड है, कंटेजिनियस उसको डिसीज है, कम्युनिकेबल डिसीज है जो इजीली एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में ट्रांसफर हो सकती है। आईसीयू में जो हाईली इन्फेक्शियस पेशेंट है, हम
जो थर्मामीटर है अनदर पेशेंट पे यूज़ नहीं कर सकते, तो उन सारे सिनेरियो में हम डिस्पोजेबल थर्मामीटर यूज़ करते हैं। ये सिंगल टाइम यूज़ होता है, इसके बाद हम इसको डिस्कार्ड कर देते हैं। सो इमेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ डिस्पोजेबल थर्मामीटर, ठीक है। चलें आगे। Read the next question. Identify the incorrect option regarding Venturi mask. Incorrect बताना है आपको, ठीक है। Blue 24%, white 28%, green 60%, yellow 28%. क्या होगा आपका incorrect option, ठीक है। So Venturi mask एक it is a type of oxygen delivery device. Oxygen delivery device ये मेनली जाना जाता है फॉर इट्स प्रिसाइज ऑक्सीजन फ्लो या प्रिसाइज ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ये डिलीवर करता है, ठीक है। जितना परसेंटेज है उतना ही ये देगा। तो प्रिसाइज यदि आपसे पूछा जाए कि प्रिसाइज ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइस इज नोन एज वेंचुरी मास्क। यदि सीओपीडी पेशेंट में आपको, क्योंकि सीओपीडी में यदि आपने ज्यादा फ्लो रेट ज्यादा दे दिया तो क्या हो सकता है, रिस्क हो सकती है। किस चीज की रिस्क हो जाएगी, सीओपीडी में हम प्रिसाइज ऑक्सीजन फ्लो रेट क्यों देते हैं, क्योंकि जो आपका सीओपीडी वाले पेशेंट रहते हैं, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, उसमें जो ऑक्सीजन ड्राइव होती है, ऑक्सीजन ड्राइव यदि हाई फ्लो ऑक्सीजन दे देंगे तो जो ऑक्सीजन ड्राइव है वो क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। इसलिए हम इसमें लो फ्लो ऑक्सीजन देते हैं और क्या देता है, प्रिसाइज आपका जो कंसेंट्रेशन है उसमें डिलीवर करते हैं। तो वेंचुरी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रिसाइज वाला वर्ड आपको याद रखना है। अब इसमें आपको बोला है कि फ्लो रेट दिया हुआ है परसेंटेज में, ठीक है, फ्लो रेट दिया हुआ है। तो अब फ्लो रेट के अकॉर्डिंग आपको देखना है कि इनकरेक्ट कौन सा है। इसके लिए हमने एक ट्रिक दी थी, BVOA, रेड ग्रीन, ठीक है। B इज ब्लू, वाइट, ऑरेंज, येलो, रेड एंड ग्रीन, ये कलर कोडिंग होते हैं। इसमें नोजल होता है, वेंचुरी मास्क में अलग अलग कलर के नोजल होते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग इनका जो प्रिसाइज फ्लो रेट है वो डिसाइड होता है, ठीक है। तो कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग आपको फ्लो रेट और जो आपका FiO2 है वो याद रखना है। तो ब्लू का यदि देखा जाए तो इट इज 24, 28 ऐसे याद कर रहा था हमने, 31, 35, 40 एंड 60%, ठीक है। ये सब परसेंटेज में। यदि हम इससे फ्लो रेट की बात करें तो 2, 4, 6, 8, 10 एंड 15, ठीक है। ऐसे ही कुछ याद करा था, फ्लो रेट एंड FiO2। अब देखते हैं ऑप्शन। ब्लू 24 बिल्कुल सही है, व्हाइट 28 बिल्कुल सही है, ग्रीन 60 बिल्कुल सही है, ठीक है। येलो 28 नहीं, येलो का तो कितना है हमारा, 35 है, 35 है। तो येलो वाला हमारा क्या है, गलत है, येलो वाला गलत है। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था, विच वन इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। तो कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग येलो का परसेंटेज यदि हम बोला जाए तो येलो का होना चाहिए 35 और यहाँ लिखा है 28। सो करेक्ट आंसर विल बी आंसर 4। याद रखना है कलर कोडिंग वेंचुरी मास्क की बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये देखो, ये होता है वेंचुरी मास्क और ये नोजल है, इनके अकॉर्डिंग, नोजल के अकॉर्डिंग कलर कोडिंग है एंड ये नोजल का जो साइज है उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड होता है जो FiO2 परसेंटेज है जितना ये डिलीवर करेगा। प्रिसाइज फ्लो ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइस इज वेंचुरी, मोस्ट कॉमनली COPD पेशेंट में हम देते हैं। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द प्रोसीजर डन इन बिलो इमेज। प्रोसीजर देखो देन फाइंड आउट करो कि कौन सा प्रोसीजर हो रहा है, ठीक है। ब्लड कल्चर है, मॉन्टॉक्स टेस्ट है, ABG है या नन ऑफ द अबव। क्या प्रोसीजर हो रहा है इन द इमेज। देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें, ब्लड कल्चर, ब्लड कल्चर की हम कोई रिपोर्ट तो नहीं ले रहे हैं, ठीक है। मॉन्टॉक्स टेस्ट, मॉन्टॉक टेस्ट हम किसके लिए यूज करते हैं, फॉर द
टीबी, ट्यूबरक्लोसिस में हम मॉन्टॉक्स टेस्ट यूज करते हैं, बट यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि ब्लड सैंपल लिया जा रहा है। कौन सा ब्लड सैंपल लिया जा रहा है? एट्रियल ब्लड गैस एनालिसिस के लिए, ठीक है। आपने पढ़ा होगा एबीजी एनालिसिस। एबीजी एनालिसिस में आप डिफरेंट वैल्यूज देखते हैं, और जो एट्रियल ब्लड गैसेस में आप क्या क्या देखते हैं? पीएच देखते हैं, बाइकार्बोनेट का लेवल देखते हैं, ठीक है। एंड क्या देखते हैं आप? ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो आपका जो एबीजी एनालिसिस होता है, जितने भी आपका जो एट्रियल ब्लड है उसमें जो कंसेंट्रेशन है उनको देखने के लिए हेल्पफुल रहता है। अब एबीजी एनालिसिस जब भी आप करते हैं, ये वाली आपकी जो पोजीशन है एबीजी एनालिसिस की है। मोस्ट कॉमनली हम क्या यूज करते हैं? रेडियल आर्टरी। एबीजी एनालिसिस का हम मोस्ट कॉमन आर्टरीज रेडियल आर्टरी, उसके बाद आता है अल्नर। अब आपने सुना होगा कि जब भी एबीजी एनालिसिस करते हैं उससे पहले हम करते हैं एलन टेस्ट। हैव यू हर्ड अबाउट इट? एलन टेस्ट। एलन टेस्ट क्या होता है? एलन टेस्ट से हम पेटेंसी ऑफ अल्नर आर्टरी चेक करते हैं, ठीक है। पेटेंसी ऑफ अल्नर आर्टरी, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? हमने बोला कि हमें क्या करना है? एबीजी एनालिसिस। मोस्ट कॉमन हम आर्टरीज में यूज करते हैं इस रेडियल आर्टरी। अब रेडियल आर्टरी का जब हम यूज करेंगे, पर हमारा जो रिस्ट है उसको कोई ब्लड सप्लाई कर रहा होगा, तो रेडियल एंड अल्नर आर्टरी दोनों कर रही है। यदि हम रेडियल आर्टरी को ब्लॉक कर रहे हैं और उस टाइम पर अल्नर आर्टरी में ऑलरेडी ब्लॉकेज है, तो रिस्ट ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हम पहले पेटेंसी ऑफ अल्नर आर्टरी चेक करते हैं बिफोर टेकिंग अ एबीजी सैंपल। तो एलन टेस्ट में हम सबसे पहले क्या करते हैं? रिस्ट को बोलेंगे कि क्लोज करना है। आफ्टर दैट हम प्रेशर लगाएंगे इन बोथ द आर्टरीज। फिर स्लोली हम एलन जो अल्नर आर्टरी है उस पर प्रेशर रिलीज करेंगे। यदि जैसे ही आपने अल्नर आर्टरी से प्रेशर रिलीज करा, जो आपका हैंड है वो अगेन रेड होने लगेगा, अगेन उसमें ब्लड सप्लाई जाने लगेगी। इट मीन्स कि अल्नर आर्टरी is fine, it is delivering blood to your wrist। तो अब आप रेडियल आर्टरी जो है उससे बिल्कुल एबीजी एनालिसिस का सैंपल ले सकते हैं, ठीक है। इसमें आपका जो रिस्ट होगा वो हाइपर एक्सटेंडेड होगा। हेपेरेनाइज्ड सिरिंज यूज करेंगे टू ड्रॉ सैंपल ऑफ एबीजी, और इसको लैब में तुरंत के तुरंत आपको भेजना है एज सून एज पॉसिबल। यदि नहीं भेज पा रहे हैं तो उसको आप कोल्ड स्टोर कर सकते हैं, ओके। एंड 1 to 2 ml सैंपल इज इनफ फॉर एबीजी एनालिसिस। क्लियर है? तो ये क्या है आपका इमेज में? एबीजी सैंपल मेनली किससे लिया जाता है? मोस्ट कॉमन फ्रॉम द रेडियल, एंड टू चेक द पेटेंसी ऑफ अल्नर वी डू एलन टेस्ट। क्लियर है अबाउट एबीजी? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिपेंडेंट फंक्शन ऑफ नर्सिंग ऑफिसर अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन और प्रोटोकॉल एक्सेप्ट? Which of the following is independent function of nursing officer according to guideline except पूछा है, ठीक है। इंडिपेंडेंट फंक्शन मतलब किसी पे डिपेंड नहीं है, अपने आप कर सकता है, ऐसा फंक्शन किसका पूछा है? नर्सिंग ऑफिसर का। अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल एक्सेप्ट ड्रेसिंग चेंज। बीइंग अ नर्सिंग ऑफिसर क्या क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या क्या आप इंडिपेंडेंटली कर सकते हो? ड्रेसिंग चेंज कर सकते हो क्या? बैक केयर, फीडिंग, असिस्टमेंट एंड टीचिंग। What will be the correct answer? देखो, यदि हम ऑप्शन 4 की बात करें, असेसमेंट एंड टीचिंग, यस, एज अ नर्सिंग ऑफिसर जो भी पेशेंट है उसको आपको क्या करना है? कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना है। कंटिन्यूअसली क्या करेंगे? मॉनिटर करेंगे। यदि कोई भी चीज आपको चेंजेस लग रहे हैं, यू कैन असेस एंड नोटिफाई टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। और यदि आपको लग रहा है कि कुछ चीज आप उनको नॉलेज दे सकते हैं, हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं, उनको टीच कर सकते हैं, तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू कैन असिस्ट what they are doing wrong and you can teach them। ये इंडिपेंडेंटली आप कर सकते हैं क्योंकि आप असेस कर रहे हैं, आपको जो चीज गलत लग रही है आप उनको
एजुकेट कर सकते हैं रिगार्डिंग दैट। यस, इसमें आपको किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है, ये इंडिपेंडेंटली आप कर सकते हो एज़ अ नर्सिंग ऑफिसर। ओके, फीडिंग, यस, फीडिंग आप करा सकते हो। यदि कोई भी पेशेंट है उसको आपको फीड कराना है तो आप इसके लिए आप किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी पर डिपेंड नहीं हो। जो जनरल फीडिंग है वो आप करा सकते हो, ठीक है। लेकिन फीडिंग में जैसे कभी कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जो पेशेंट की फीडिंग को रिगार्डिंग यदि कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं तो उसके लिए आपको जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो इंस्ट्रक्ट करेंगे। बट जो आपकी नॉर्मल फीडिंग है वो आप इंडिपेंडेंटली पेशेंट को डिलीवर कर सकते हो। ओके, सो इट इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट। बैक केयर, यस, बैक केयर हम क्यों करते हैं? बैक केयर टू प्रिवेंट व्हाट? टू प्रिवेंट प्रेशर सोर ना हो, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं? बैक केयर, पोजीशन चेंज करते हैं, बैक केयर करते हैं। तो बैक केयर आप इंडिपेंडेंटली कर सकते हो। इसके लिए अगेन आपको किसी पे भी डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बैक केयर भी एज अ नर्सिंग ऑफिसर आप कर सकते हो। ड्रेसिंग चेंज क्या आप खुद से कर सकते हो इंडिपेंडेंटली? यस, यू कैन डू इट, ठीक है। यस, यू कैन डू इट, यू कैन चेंज द ड्रेसिंग ऑफ पेशेंट, बट द एडवाइस इज गिवन बाय योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर। कितने टाइम आपको चेंज करनी है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, टाइम, what type of dressing change you have to do, what type of dressing change you have to do, everything, every instruction is given by your healthcare provider or doctor. तो ड्रेसिंग चेंज जो है यू विल असिस्ट द डॉक्टर और यू कैन चेंज बाय योर सेल्फ, पर उसकी जो भी एडवाइस है, टाइम है, ड्यूरेशन है, फ्रीक्वेंसी, इट इज ऑल बी गिवन बाय योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर और डॉक्टर ड्रेसिंग चेंज की। ओके, सो इट इज नॉट एन इंडिपेंडेंट फंक्शन, you are depend on the physician, they will advise you, they will order you on what criteria you have to do dressing। तो ये तीनों तो आपके क्या थे? इंडिपेंडेंट। एंड ड्रेसिंग चेंज इज नॉट इंडिपेंडेंट, ये आप अपने आप से नहीं कर सकते। ओके, तो इसमें वही पूछा था क्वेश्चन में, इंडिपेंडेंट फंक्शन ऑफ नर्सिंग ऑफिसर अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन। तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट आप असेसमेंट इन टीचिंग कर सकते हो, फीड कर सकते हो, बैक केयर दे सकते हो, बट एक्सेप्ट पूछा था, एक्सेप्ट ड्रेसिंग चेंज आप इंडिपेंडेंटली, ऑल अलोन इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकते। तो अवर करेक्ट आंसर विल बी आंसर ए, ड्रेसिंग चेंज इज नॉट एन इंडिपेंडेंट फंक्शन ऑफ नर्सिंग ऑफिस। क्लियर है? एक्सेप्ट वाले क्वेश्चन को समझो, आंसर सही पता है बट सब सही के चक्कर में सही आंसर को गलत कर देते हैं, ठीक है, ये मिस्टेक नहीं करनी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। परमानेंट abnormal dilatation and destruction of bronchi and bronchiole is known as, you better know। परमानेंट पूछ रहा है, परमानेंट क्या हो गया है? डिस्ट्रक्शन ऑफ abnormal dilatation and destruction of bronchi and bronchiole is known as ब्रोंकैक्टेसिस। यस, एबनॉर्मल यदि डायलिटेशन हो रहा है और डिस्ट्रक्शन हो गया है ब्रोंकाई को, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं ब्रोंकाइटिस। जो आपका एम्फाइसीमा है, एम्फाइसीमा में क्या होता है? एम्फाइसीमा में क्या होता है? अस्थमा में क्या होता है? और एटेलेक्टेसिस में क्या होता है? देखो, जो एम्फाइसीमा है हमारा, एम्फाइसीमा में क्या हो रहा है? डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल ऑफ एल्वेलाई। जो एल्वेलाई है उनके वॉल्स में डिस्ट्रक्शन हो गया है, तो उसके कारण जो है आपका रेस्पिरेटरी फंक्शन है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अस्थमा, अस्थमा क्या होता है? इट इज अ क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीज, ठीक है, क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिसीज बोल सकते हैं आप, एलर्जिक रिएक्शन बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो भी एलर्जेंस रहते हैं, यदि उसके कांटेक्ट में पेशेंट आता है तो उसको क्या होता है? ब्रेथलेसनेस होता है, ब्रेथलेसनेस, चेस्ट टाइटनेस, इनएबिलिटी टू ब्रीथ, कफ करेगा, एलर्जी होने लगेगी। तो अस्थमा इज एन एलर्जिक रिएक्शन, इट इज रिवर्सिबल। ओके,
ब्रोंकिएक्टेसिस जो कि हमने पढ़ा कि एबनॉर्मल डायलिटेशन हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन हो जाएंगे ब्रोंकाई का, तो इनएबिलिटी टू क्लियर द कफ एंड म्यूकस, है ना। एटेलेक्टेसिस क्या होता है? व्हाट इज एटेलेक्टेसिस? एल्वेलाई क्या हो जाती है? एल्वेलाई कोलैप्स, या तो सर्फेक्टेंट की कमी होगी, ठीक है, या तो उसमें जो एयर है, रेस्पिरेटरी फंक्शन, गेशियस एक्सचेंज नहीं हो रहा है, इसके कारण क्या हो गई है, जो एल्वेलाई है वो कोलैप्स हो गई। तो एटेलेक्टेसिस इज द एल्वेलाई कोलैप्स. Bronchiectasis is the destruction and permanent dilatation of the bronchi, and in which there will be a risk or patient will feel difficulty in expelling the mucus clear नहीं कर पाएगा. Asthma is an allergic reaction, it is a chronic inflammatory reaction. एम्फाइसीमा में क्या होते हैं, जो आपके एल्वेलाई हैं उनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है. क्लियर है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? आंसर 3 ब्रोंकिएक्टेसिस. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. द लीगल डेफिनेशन ऑफ डेथ दैट फैसिलिटेट ऑर्गन डोनेशन पर्टेन टू सीजिएशन ऑफ. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. लीगल डेफिनेशन, ठीक है, लीगली क्या डेफिनेशन होगी डेथ की? दैट फैसिलिटेट, उसमें क्या कर सकते हैं हम? ऑर्गन डोनेशन पर्टेनिंग टू द सीजिएशन. ऐसी क्या चीज है? सीजिएशन मतलब रुकना. ऐसा क्या चीज है जो कि रुक गई है, जिसका सीजिएशन हो गया है, मतलब स्टॉप हो गया है, ठीक है, उसको हम लीगली बोल सकते हैं कि पर्सन डेथ हो गया है, पर हम ऑर्गन डोनेशन कर सकते हैं, ठीक है. पल्स स्टॉप हो जाएगी तो बोल सकते हैं पर्सन डेथ हो गया और ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं. रेस्पिरेशन स्टॉप हो जाएगा तो सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी फंक्शन ऑफ द ब्रेन एंड इट्स एंटायरिटी. क्या ऐसी चीज है जिसके स्टॉप होने से हम बोल सकते हैं पर्सन इज डेड एंड ही कैन डोनेट हर ऑर्गन? देखो, पल्स, रेस्पिरेशन स्टॉप हो जाएगी मीन्स ही इज डेथ, ओके. सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी फंक्शन स्टॉप हो गए, पर इन केसेस में यदि सर्कुलेटरी फंक्शन स्टॉप हो गए हैं, यहाँ पे रेस्पिरेशन स्टॉप हो गया है, तो जो आपके वाइटल्स ऑर्गन है वहां तक ऑक्सीजन और जो ब्लड सप्लाई है वो नहीं पहुंच रही है, तो ऑर्गन डोनेशन इज डिफिकल्ट, क्योंकि ऑर्गन को आप ज्यादा लंबे समय तक सेफ नहीं कर पाओ. बट ऐसी कंडीशन जिसमें हम ऑर्गन डोनेट भी कर सकते हैं, वो कंडीशन होती है फंक्शन ऑफ द ब्रेन एंड इज एंटायरिटी. यदि ब्रेन स्टॉप हो गया है, ठीक है, ब्रेन डेथ हो गया है, हम बोलते हैं ना ब्रेन डेथ हो गया, ब्रेन डेथ हो गया है, तो उस केसेस में आप क्या कर सकते हो? ऑर्गन डोनेशन कर सकते हो, ठीक है. तो वह करेक्ट आंसर विल बी आंसर 4. किस केस में हम बोलेंगे लीगल डेफिनेशन ऑफ डेथ फॉर ऑर्गन डोनेशन इज cessation of the function of brain and its entirety. Okay, correct answer will be answer 4. Next question read करेंगे. Washed RBC blood used for the client with the history of washed RBC. कौन से पेशेंट में हम यूज करेंगे जिसको क्या हिस्ट्री हो? एलर्जी और ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया. को हमने पढ़ा था जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन पढ़ा था. ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हमने पढ़ा था कि कई पेशेंट होते हैं जिनको एलर्जिक रिएक्शन होते हैं, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होते हैं, जो कि प्रोटीन होता है हाँ, उसके कारण होते हैं कि अलग अलग टाइप के जो प्रोटीन होते हैं ब्लड में जो एलर्जी कॉज करते हैं, एलर्जिन की तरह एक्ट करते हैं. तो ऐसे पेशेंट जिनको प्रीवियसली ब्लड ट्रांसफ्यूजन से एलर्जी हुई है, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हुआ है, तो हम उसमें क्या करते हैं? वॉश्ड आरबीसी ट्रांसफर करते हैं. उसमें वॉश्ड आरबीसी मीन्स जो आपका ब्लड है, जो ब्लड हम ट्रांसफ्यूज करने वाले हैं, उसमें से जो प्रोटीन है उसको हम क्या कर लेते हैं? वॉश कर लेते हैं कि वो जब हम उसको ट्रांसफ्यूज करें वो एलर्जी कॉज ना कर पाए. तो ऐसे पेशेंट जिसको हिस्ट्री थी एलर्जी और ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन की, उसमें हम यूज करते हैं वॉश्ड आरबीसी. ओके, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, इनमें वॉश्ड आरबीसी यूज करने की जरूरत नहीं है. बट इन केसेस में भी यदि पर्सन को एलर्जी हुई है, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, तो फिर हम जा सकते हैं वॉश्ड आरबीसी पे. क्लियर है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर ए. Next question. Following in the picture of a sterile sponge used in emergency, it has a blue color thread. What is the purpose of blue color thread? देखिए, ये आपने देखेंगे हॉस्पिटल में
ओटी में स्पंज होते हैं, स्पंज में होती है एक ब्लू कलर की लाइन। अब ये जो ब्लू लाइन है इसके बारे में हम पूछ रहे हैं कि आपने इमरजेंसी में यूज करे, ये ब्लू कलर का इसमें थ्रेड होता है, तो इसका पर्पस क्या है, ये ब्लू कलर का थ्रेड क्यों होता है? ठीक है, सो ऑप्शन ए इज ब्लू लाइन इज रेडियो ओपेक। क्यों ये होता है कि ये रेडियो ओपेक है, जब हम एक्सरे करेंगे तब हमें दिख जाएगा। ब्लू कलर इज इजिली विजिबल व्हेन सॉइल्ड इन ब्लड, जब ये ब्लड से सॉइल्ड हो जाएगा तो ब्लू कलर हमें इजिली दिखेगा, इसलिए हमने ब्लू कलर इसमें बनाया गया। मेक इट अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव करने के लिए ब्लू लाइन कर दिया। नो स्पेसिफिक पर्पस, देखो कुछ पर्पस होगा तभी तो हमने एक ब्लू लाइन का थ्रेड बनाया है, अट्रैक्टिव करने के लिए तो ऐसा कोई हमारा पर्पस नहीं होगा, तो ये ऑप्शन में गलत है। ब्लू कलर इज इजिली विजिबल व्हेन सॉइल्ड इन ब्लड, पूरा सॉइल्ड हो गया ब्लड में तो इतने इजिली हमें विजिबल नहीं होगा। पर इसमें बोला है कि ब्लू लाइन इज रेडियो पे, यस इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो ब्लू लाइन है, ये जो मॉप होते हैं, जो स्पंजेस होते हैं, ठीक है, इसमें होती है एक ब्लू लाइन, तो ये होती है रेडियो पे। यदि ड्यूरिंग सर्जरी यदि एक्सीडेंटली कोई भी स्पंज या मॉप इनसाइड द बॉडी रह गया है तो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? फिर हम एक्सरे करते हैं। एक्सरे में जो ये ब्लू लाइन है ये रेडियो ओपेक होती है, मतलब आपको विजुअलाइज होगी कि कोई मॉप अंदर रह गया है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रूल आउट कर सकते हैं। सो इसका मेन पर्पस है ब्लू कलर थ्रेड का इस रेडियो ओपेक की, यदि एक्सीडेंटल मॉप ड्यूरिंग सर्जरी अंदर रह जाता है तो उसको हम फाइंड आउट कर सके, इजिली आइडेंटिफाई कर सके। नॉट फॉर मेकिंग इट अट्रैक्टिव एंड ब्लड में सोक होने के बाद इजिली विजिबल नहीं, रेडियो ओपेक होता है कि आफ्टर सर्जरी यदि आपको लग रहा है तो यू कैन चेक एंड इट विल बी इजिली विजिबल। ओके, तो अवर करेक्ट आंसर विल बी ए, ऑप्शन ए, ब्लू लाइन इज रेडियो ओपेक। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Identify airway used in emergency in following image. ये कौन सी एयरवे है, इमरजेंसी में यूज होती है, इसका बताओ। व्हाट इज इट? ओरोफेरेंजियल एयरवे है क्या? नेजोफेरेंजियल? नन, क्या हो सकता है? व्हाट इज इट? ऐसी एयरवे जिसको हम इमरजेंसी में यूज करते हैं, देखो क्या किस टाइप का दिख रहा है आपको, ओरोफेरेंजियल, नेजोफेरेंजियल, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब तो लॉन्ग होता है जो कि आप नोज से इंसर्ट करते हो टिल आपके स्टमक तक जाता है। नेजोफेरेंजियल एयरवे और ओरोफेरेंजियल, ओरोफेरेंजियल मतलब जो आप माउथ से इंसर्ट करते हो टिल योर फेरिंग्स तक रहता है, नेजोफेरेंजियल जो कि आप क्या करते हो, नोज में इंसर्ट करते हो। तो ये हमारे क्या होते हैं, इनिशियली जो डिवाइस है एयरवे को मैनेजमेंट करने के लिए, एयरवे को मैनेज करने के लिए सपोर्टिव डिवाइसेस है वो होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, सपोर्टिव डिवाइसेस। तो इमेज में जैसा कि आपको दिख रहा है इट इज एन ओरोफेरेंजियल। नेजोफेरेंजियल का ट्यूब जो होता है वो थोड़ा पतला होता है क्योंकि उसको नोज में जाना है एंड नोज के जो नेयर्स है वो स्मॉल रहते हैं, तो थोड़ा सा लॉन्ग रहता है और थोड़ा सा पतला होता है, थिन होता है, तो इसको आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दिस इज योर ओरोफेरेंजियल एयरवे। ठीक है, तो अवर करेक्ट आंसर विल बी आंसर ए। ठीक है, क्लियर है इतना, ओरोफेरेंजियल, नेजोफेरेंजियल। तो आज का जो सेशन था, आज के सेशन में हमने जो जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसमें कि हमने इमेज बेस्ड क्वेश्चन है उनको भी कवर करा है, जो आपकी बेसिक क्वेश्चन है 1 to 2 लाइन के क्वेश्चन है, बट जो आपके एक्सेप्ट वाले क्वेश्चन थे, आपके ऑल ऑफ द ट्रू एक्सेप्ट या तो इनकरेक्ट ऑप्शन, इस टाइप के सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस करे हैं। सो आई होप आज की क्लास आपके लिए थोड़ी बेनिफिशियल रही हो, आपके डाउट्स क्लियर हुए, आपने जो टॉपिक पढ़े हैं उनका रिवीजन हो रहा हो। आज की क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम और एमसीक्यूज के साथ, और जो हमारे रिपीटेटिव क्वेश्चंस हैं आरआरबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें, स्टे पॉजिटिव एंड stay confident with your study. Okay, thank you for joining today's session.